हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सभी को? नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, जो सेशन हम लोग का एनसीईआरटी चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप लोग? क्लास अच्छे से चल रही है? चलिए, अच्छी तरीके से क्लास कीजिए। और ये फुल्ली एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत हम लोग समय को देखते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो देख रहे हैं पॉपुलेशन, यानी हमारा जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखेंगे आज कि जनसंख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या का वर्तमान क्या स्थिति है। 2000 ये में हम ये लोग अभी पढ़ेंगे 2000, ठीक है, एक में क्या कंडीशन था, 2011 में क्या कंडीशन था और वर्तमान में क्या कंडीशन है। ठीक है, लगभग जो महत्वपूर्ण डाटा होगा इसको हम लोग को कवर करेंगे, 3 चीज कवर करेंगे। ठीक है, इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी का एग्जाम दे दीजिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ठीक है, जो भी हो, अब जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं इस चैप्टर से प्रश्न बनना है तो बनना है। यानी ये चैप्टर आपको एग्जाम में एक बूस्टर की तरह काम करेगा। ये चैप्टर बूस्टर की तरह काम करेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, एकदम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिएगा, यह क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? यानी मानव रहित यानी जहां मानव नहीं हो, बिना मानव के कोई कुछ संभव है? मानव नहीं है तो वैसे संसार का कोई अर्थ ही नहीं है। यानी मानव रहित यानी बिना मानव के कल्पना करने के लिए कह रहा है। संसाधन का उपयोग, ठीक है, एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? देखिए, समाज एवं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है यहाँ देखिएगा, ठीक है, जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जिसमें हम पैसा के उद्देश्य से कोई भी काम करते हैं वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधन, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग करते ही हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। यानी कुछ मानव ऐसे भी जो है विभिन्न संसाधन वाले, गुण वाले होते हैं, जो क्रिएटिव रचना करके क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। उसी के बारे में बताया जा रहा है। देखिएगा, कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था। कोयला, देखिएगा, कोयला चट्टान का तब तक एक टुकड़ा था जब तक कि मानव उसे प्राप्त करने की तकनीक, जो टेक्निक है, तकनीक का आविष्कार करके, ठीक है, करके उस संसाधन को नहीं बनाया। यानी कह रहा है कि मानव एक जैसे चट्टान होता है, तो चट्टान जानते हैं हम लोग 3 प्रकार का होता है, जैसे पढ़ाई खनिज में, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो कह रहा है कि चट्टान से ही हमको कोयला प्राप्त होता है, अवसादी चट्टान से ही कोयला प्राप्त होता है। तो कोयला तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक मानव ने कोई तकनीक नहीं लगाया। और तकनीक क्या कि कोई तकनीक करके एक मशीन का आविष्कार किया, इससे कोयला तोड़ के या पहाड़ों से तोड़ के या धरतियों से जो खनन के माध्यम से प्राप्त करके, तब से कोयला का नाम कोयला पड़ गया। यानी कोयला मतलब कि क्या करें, वहां से खनन द्वारा प्राप्त करके अतः मानव उसे बेचकर अपना जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमाने लगा। उसी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक घटना है जैसे बाढ़ और सुनामी। क्या होता है? प्राकृतिक घटना होता है। बाढ़ और सुनामी कैसी घटना है? बाढ़ और सुनामी एक प्राकृतिक घटना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करता है तो तभी वह आपदा कहलाता है। यानी अचानक ऐसी कोई घटना, जैसे बाढ़ हो या सुनामी हो, ठीक है, बिना कहे हुए, सूचना दिए हुए एकाएक जब वो प्राप्त आया, जब वो चले आता है, जिससे काफी मान जान या हमारी जो पूंजीपति संपत्ति है, पूंजी है, संपत्ति है, चाहे वृक्ष हो, चाहे घर हो, मकान हो, सब कुछ क्षति पहुंचाता है, चाहे माल जाल हो, क्षति पहुंचाता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा के बाद आप एक नाम सुने होइएगा, प्रबंधन। ये भी नाम सुने होइएगा, प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है, आपदा प्रबंधन सुने होइएगा। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है कि
आपदा से पूर्व यानी आपदा के आने से पहले जो हम आपदा से बचने की जो व्यवस्था करते हैं ना, उसे आपदा प्रबंध करते हैं। जैसे कहीं पर देखिएगा बांध टूटा हुआ है और अब गर्मी का समय आ गया तो बांध को क्या करेगा, रिपेयरिंग कर देगा, क्योंकि अब नदी में पानी आने का, जल आने का, जल स्तर नदी का बढ़ेगा, अब समय आ चुका है। क्यों बढ़ता है नदी का जल स्तर? क्योंकि हिमालय का देखते हैं, हिमालय से सियाचिन ग्लेशियर जो देखते हैं, गर्मी में तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलने लगता है, जिससे उत्तर भारत की नदियों में जलस्तर बढ़ने लगता है। उसी के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का एक आधारित तत्व है, यानी जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है, उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, देखिए एक वर्ड है संसाधन। संसाधन होता क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है या जिसे बनाने में तकनीक लगे, ठीक है, बनाने में तकनीक लगे, यानी हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगा संसाधन क्या है तो याद रखिएगा संसाधन क्या है। संसाधन पूछेगा तो मानव अपनी आवश्यकता के लिए, क्या है, मानव अपनी, ठीक है, अपनी आवश्यकता के लिए, आवश्यकता के लिए जिन वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं का उपयोग करता है, क्या करता है, उपयोग करता है, और जिसे बनाने में क्या लगे, तकनीक लगे, क्या लगे, तकनीक लगे, वे सभी क्या कहलाएंगे, वे सभी संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाते हैं। समझ गए इस परिभाषा के माध्यम से? अब देखिए, मानव को गर्मी लगा तो मानव ने क्या बना दिया, मानव ने पंखा बना दिया, ठीक है, मानव ने खाना बनाने के लिए हीटर बना दिया। गर्मी में भी एक खाना वाला हीटर होता है, गर्मी वाला हीटर होता है। मानव ने क्या बना दिया, फ्रिज बना दिया, ठीक है, मानव ने अपने रहने के लिए मकान बना लिया, ठीक है, अभी वाहन देख रहे हैं, वाहन बना लिया, विभिन्न प्रकार के वाहन बना लिया, देख रहे हैं। अभी पढ़ाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक साधन है, ये भी एक संसाधन है पढ़ाने का। तो मानव जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है और जिसे बनाने में तकनीक लगे, वे सभी संसाधन होते हैं, ठीक है। जिमरमैन यही कहते थे, जिमरमैन आएगा 10th में पढ़िएगा, जिमरमैन के बारे में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर संसाधन ही ना पढ़ा रहे थे, ठीक है, संसाधन देखिएगा, आपदा और विनाश। आपदा से क्या होता है, विनाश आता है। आपदा एवं विनाश अर्थ केवल मानव के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी अनुरूप को समझने की विवेचना करने के लिए मूलभूत करता है। नहीं करने का मतलब क्या है, देखिएगा, संसाधन से क्या होता है, या तो जब आपदा आता है तो संसाधन कहीं क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, विनाश करेगा। अर्थ केवल मानव के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण उसको प्रभावित करता है, वृद्धि और विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी रूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये आपके लिए ठीक है। आगे देखिएगा, मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पाद एवं उपभोग करता है, यानी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है उसका उपयोग, उसका उत्पादन कहिए या उपभोग कहिए, कौन करता है, तो मानव करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और कहां और कैसे। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करते हैं तो जनसंख्या में आप देख रहे हैं, ठीक है, जो जनसंख्या का जो गणना होता है, जनसंख्या का गणना बोल लीजिए,
गणना, या बोल लीजिए लिंगानुपात, लिंगानुपात, या बोल सकते हैं शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। या कह सकते हैं पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों या महिलाओं की जनसंख्या। टोटली जो हम लोग काउंट करते हैं किसके माध्यम से, तो जनगणना के माध्यम से काउंट करते हैं। किसके माध्यम से, जनगणना के माध्यम से काउंट करते हैं। जनगणना कितने वर्षों में होता है, 10 वर्षों पर जनगणना होता है। कि कितने वर्षों में होता है, 10 वर्षों पर जनगणना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेना है, 10 वर्षों पर जनगणना होता है। यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा जनगणना कितने वर्षों पर होता है, तो 10 वर्षों पर होता है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला जनसंख्या, पहला जनगणना, पहला जनगणना, ठीक है, 1872 में। और नियमित जनगणना क्या बोल सकते हैं, नियमित यानी 10 वर्षों का होगा, ये होगा 1881 से, ठीक है। इसमें क्या था, आपको नाम याद रखना है, गवर्नर से लॉर्ड मेयो ये कराया था, ठीक है। अभी और 81 में कौन कराया था, लॉर्ड रिपन कराया था। कौन कराया था, लॉर्ड रिपन कराया था। जनगणना कितने वर्षों पर होता है, 10 वर्षों पर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10 वर्षों पर होता है, ठीक है। अभी हम लोग जो भी डाटा पढ़ेंगे कब का पढ़ेंगे, 2011 पढ़ सकते हैं, 2001 पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 11 के बाद कोई जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, एक निश्चित समय अंतर जनसंख्या का अधिकारी जनगणना करवाता है। वही बता दिए, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में जनगणना हुआ था। 1881 में पहले जनगणना संपूर्ण करते हैं, नियमित जनगणना हुआ था। जनगणना 10 वर्षों में होता है। भारतीय जनगणना जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का सबसे, मतलब जनसंख्या में क्या होता है, पूरा घर का पूरा एक एक चीज आंकड़ा लिया जाता है। कितने बाल बच्चे हैं, कौन सा मकान है, कितने गाड़ी रखे हुए हैं, मतलब करीबन 30-32 हर जनगणना में अलग अलग प्रश्न होते हैं। 11 के जनगणना में शायद 30-32 प्रश्न पूछे गए थे, 29 प्रश्न शायद थे, तो वो एक अलग है, वो चीज होता है। चलिए अब देखिएगा, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन सी विशेषता है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब देखिएगा, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो पहला चीज जान जाइए, पहला चीज कि जनसंख्या का जो है आकार या वितरण, आकार बोल लीजिए या वितरण बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, वितरण। वितरण एक समान नहीं है। क्या है, एक समान नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा देखते हैं क्यों नहीं है। अब देखिएगा, ये वाला भारत की जो आकृति है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदानों में निवास करता है, मैदानी वाला भाग है। ये मैदानी वाला भाग है, मैदानी भाग सबसे ज्यादा जनसंख्या यही निवास करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या याद रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदानी भागों में। ये आपको जो देख रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी भाग है, पहाड़ी है, ऊंचाई वाला है, यहाँ का जलवायु अलग होगा। यहाँ है, यहाँ भी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ का भी जलवायु अलग होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है मैदानी भागों में, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है, यहाँ की भूमि जो है, यहाँ की भूमि क्या है, भूमि ऊंचावच है, ऊंचावच है, यानी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उबड़ खाबड़। यहाँ पर उबड़ खाबड़ होने के कारण कृषि या मकान बनाना थोड़ा कठिन होता है, और यहाँ पर मतलब कि सालों भर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है, इसीलिए जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है मैदानी भागों में आपको देखने को मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ हम लोग थोड़ा देखेंगे। भारत की जनसंख्या के आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। अब हम लोग किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको और कर दे। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर मार्च 2011 यानी जनगणना किसके अनुसार बात कर रहा है, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 लाख, ये आपको याद रखना है। ठीक, भारत की जनसंख्या कितना है, 121 लाख। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, यहाँ सब थोड़ा देख लीजिएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार बात कर रहा है कितना, 121 करोड़ 121 लाख। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 121 लाख यानी 1 करोड़ 21 लाख ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भारत का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, या पूछ सकता है कितना है, तब 32.87 लाख। ठीक, या पूछ सकता है 3.287 मिलियन। क्या पूछ सकता है, मिलियन में। तो लाख में पूछे, मिलियन में पूछे, जैसे पूछेगा वैसे। इतना क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या रहता है, 121 लाख। अब इसको देखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम लोग 2011 के अनुसार ये दे दिया है, क्या 2011 के अनुसार दिया है, और वर्तमान में बात कर ले, क्या कर ले, वर्तमान में बात कर ले, तो 147 करोड़ जनसंख्या भी पहुंच चुका है। 147 करोड़ भारत की जनसंख्या वर्तमान में पहुंच चुका है। लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग अनुभव किए थे 25 में, तो जनसंख्या में दो था, एक था 142.84, एक था 142.86। तो 4 किसका था, तो चीन का था, और इसका क्या था, भारत का 86 था। यानी भारत पहले ही आगे निकल चुका है। लेकिन भारत का वर्तमान कितना पहुंच चुका है, तो 47 पहुंच चुका है, चीन से काफी आगे अब निकल चुका है वर्तमान में। तो हम लोग को याद क्या रखना है, हम लोग को अभी मात्र जो है ये जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वही डाटा हमको याद रखना है। बस हम आपको डाटा बता दिए हैं बस। चलिए अब देखिएगा, जो विश्व की कुल जनसंख्या है कितना है, 17% है। यानी भारत में जितना भी जनसंख्या है उसका 17, विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका 17% भारत में निवास करता है। ठीक है, 121 करोड़ लोग भारत के 32.87 लगभग क्षेत्रफल पर निवास करता है, वही हम बता रहे हैं। तो विश्व का कितना है, 2.4% है। क्षेत्रफल में आपको दो चीज याद रखना है। अब क्या चीज याद रखना है, ये चीज आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा विश्व का, ठीक, अगर जनसंख्या पूछे, कहाँ पूछे, जनसंख्या किसका, भारत का कितना परसेंट है, 17% विश्व का भारत में है। और क्षेत्रफल पूछेगा, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भारत में, तो 2.4% भारत का है। ये आपको यही लाइन जो कहना जा रहा था उसका स्पष्ट हम कर दिए हैं कि विश्व का जो है जनसंख्या जो है भारत में कितना निवास करता है, 17%। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। बस यही आपको बताना चाह रहा है यहाँ। चलिए देखिएगा, क्षेत्र के असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से यानी एक समान नहीं, आप देखे हैं पहाड़ी क्षेत्र में अलग है, निचले भाग में अलग है, राजस्थान वाले भाग में आपको जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगा, मरुस्थलीय भाग में जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगा, गंगा के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है, 1 में उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार। ठीक है, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार और 4 में है पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या का क्रम है। यानी जनसंख्या में बिहार का कैवा स्थान है, तो बिहार का तीसरा स्थान है। जनसंख्या में बिहार का कैवा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। आपको ये सब याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे।
एकदम गारंटी है। पहला जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, लगभग इसका जो है 19.19 लाख, ठीक 19.19 लाख इसका है, तो इसका है। और बिहार का बात करेंगे, बिहार का बात करेंगे तो अभी है 1038 बोल लीजिए तब, या 1040 बोल लीजिए तब, ये इसका जनसंख्या है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 16%, हाँ यहाँ जहाँ 19.90 लाख ये पता है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16%, यानी उत्तर प्रदेश में देश का जितना होगा 16% जनसंख्या कहाँ निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में 16%, ठीक है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में राज्य सिक्किम सबसे कम, सिक्किम की आबादी केवल कितना है, 6 लाख ही है। सिक्किम की आबादी कितना है, मात्र 6 लाख ही है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 1990 लाख, यानी 16%, ऐसे 6 लाख है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर। क्या वो द्वीप है, द्वीप पता है 36 को द्वीप है। लक्षद्वीप नाम कब पड़ा, 1973 में नाम पड़ा लक्षद्वीप, ठीक है। मालदीव, मिनकोया, एकावा द्वीप, ये सब मिला के लक्षद्वीप का नाम है। ये कैसा द्वीप है, तो मूंगा चट्टान से बना है, मूंगा चट्टान से बना है, मूंगा चट्टान से बना है, ठीक है। किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम कह लीजिए, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कह लीजिए, ठीक है। कौन सा महासागर में है, तो अरब महासागर में है, अरब महासागर में है, ठीक है। जो पशु पक्षी मर जाते हैं उसके अवशेष से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में, आधी आबादी कितने राज्यों में, 5 राज्यों में निवास करती है। वो राज्य कौन है, 1 में आपको उत्तर प्रदेश बताया था, 2 में महाराष्ट्र, 3 में अपना बिहार है, 3 में क्या है, बिहार है, 4 में पश्चिम बंगाल, 4 में पश्चिम बंगाल, और 5 में है आंध्र प्रदेश। 5वां कौन है, आंध्र प्रदेश जो है, ये आपको याद रखना है। 5वां कौन है, आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश, रिपीट कर लीजिए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है भारत में। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। ये देखिएगा, ये जो है जनसंख्या है, ठीक है। पूरे विश्व का जो है भारत में कितना परसेंट जनसंख्या है, 17.5, यानी लगभग 17% भी परीक्षा में दे सकता है या 18% भी दे सकता है। आपको माइंड रखना है, अप्रोक्स में कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, लेकिन करेक्ट क्या है, 17.5 क्या है इसका जनसंख्या है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके 82% क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉरी, ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल है। ये कितना है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और 17.7 दे दे या 17% दे दे, ये इसका क्या है, जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। 17.5 क्षेत्रफल है, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, 17.5। विश्व जनसंख्या कितना जनसंख्या है, 17.7 या 17% जो आप ऊपर देखे हैं, ये चीज को आपको देख लेना है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। अब ये भारत का क्षेत्रफल जो है, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, ये आपको याद रखना, ठीक है। 2.4% इसका क्षेत्रफल है भारत का, विश्व का, ठीक है। ये जनसंख्या ही है, ठीक है। लेकिन ये डाटा को थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब कि कहने का मतलब 17.5 अभी 17% पर है,
और किसी किसी अदर बुक में 17.7 दिया रहता है। ये जनसंख्या है और ये आपका देख रहे हैं, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भाग, कुछ छूट गया ऊपर के, छूटा तो नहीं है, हाँ क्षेत्रफल की वही तो कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 5% है। मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है। क्योंकि आप देखे हैं यहाँ देखिएगा, आप देखे हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, अभी आप देखें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक, क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो गोवा। कौन है? गोवा। अच्छा, लेकिन देख लिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान और जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, पहला स्थान पर है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, अभी देखिए लिए है महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पर अपना बिहार है। चौथा में पश्चिम बंगाल और पांचवा में आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? यहाँ तक है। राजस्थान में मात्र कितना आबादी रहता है भारत का? तो 5.5%। ये आपको माइंड में रखना है। अब देखिएगा, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे, हाँ इधर आ जाएगा। चलिए, घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या के वितरण। अब देखिएगा, जनसंख्या घनत्व की कहते किसको है? घनत्व के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या बोलते हैं? घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या से, जनसंख्या से है। क्या है? जनसंख्या से होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है? ठीक है, एक घनत्व होता है। ठीक है, तो घनत्व में सबसे पहला स्थान जो आता है, घनत्व में पहला स्थान किसमें? घनत्व में पहला स्थान, ठीक है, घनत्व में पहला स्थान जनसंख्या घनत्व में बिहार का है। ठीक, 1106 बोल लीजिए या 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। सबसे कम पूछेगा घनत्व में सबसे कम किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भारत जनसंख्या असमान घनत्व के आधार पर एवं वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण के बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में। क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या घनी आबादी वाला देशों में से एक है। सबसे ज्यादा घनी आबादी सिंगापुर की है। ठीक है, अब देखिएगा, केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। यानी भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या अधिक है। ठीक है, बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा, 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या कितना है? 382। ये किसका है? तो भारत का है। ठीक, आपको किसका बताया है? तो बिहार का बताया है। 1106 बोल लीजिए या 1102
2 बोल लीजिए। ये किसका है? बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1100 2 बोल लीजिए या 1107 बोल लीजिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देख सकते हैं जनसंख्या के घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा देखिएगा, एक मिनट। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं जनसंख्या का कौन कितना परसेंट है वो रखा है। पहला स्थान पर आपको जनसंख्या में रखना है उत्तर प्रदेश। ये किस स्थान पर है? तो पहला स्थान पर। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर बिहार, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवा पर आंध्र प्रदेश। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, आपको बस इतना ही देखना है। और बहुत सारे जो है 2%, 3%, 2% है, तो उसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। एक राजस्थान का ध्यान में रख लीजिएगा, 5.5%। ठीक है, 5.5%, लगभग 6% के अप्रोक्स में जाता है। इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे? क्या है कि जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा राज्य कौन है? तो बिहार। दूसरा कौन है? तो महाराष्ट्र। चौथा कौन है? तो पश्चिम बंगाल। पांचवा कौन है? तो आंध्र प्रदेश। पहला कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। ऐसे इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये हमारे दिलों पर राज करने वाले, ठीक है, एक बेहतरीन आकृति वाला हमारा भारत। देखिएगा 2011 में दिया हुआ है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिएगा। ये जो वाला भाग जो देखते हैं, ये वाला भाग जो देखते हैं, ये जो है, ये लगभग मैदानी भागों में चला आता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको यही देखने को मिलेगा। ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या का वितरण असमान है, क्योंकि यहाँ कृषि करना, खेती करना, खनन करना, हर एक काम करना थोड़ा दुर्बल होता है, कठिन होता है। ये भी जो है, यहाँ भी जो है मतलब जनसंख्या जो है उबड़ खाबड़ होने के कारण जो यहाँ भी जनसंख्या के असमान वितरण है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या आप देखे हैं, मतलब कितना प्रति? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो देखे हैं, यही अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में कौन है? अपना बिहार है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन है? ये उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? आप देख रहे हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो आप देख रहे हैं, ये देखिए सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा देखिए यहाँ पर, छोटा कौन है? तो गोवा है। सबसे छोटा कौन है? गोवा है। क्लियर है? यहाँ से एक चीज और प्रश्न बनते हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो, ठीक है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है? ये पश्चिमी तटीय मैदान है, आगे देखने को मिलेगा। पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल 5। इधर क्या हुआ है? 5 राज्य है। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। इधर देखिएगा उड़ीसा 1, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इधर क्या राज्य है? इधर 4 राज्य हैं। कुल तटीय राज्य कितने हैं? तो कुल तटीय राज्य कोई पूछेगा तो 9 कुल तटीय राज्य हैं। कुल तटीय राज्य कितना है? 9 कुल तटीय राज्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कुल 9 तटीय राज्य है, आपको याद रखना है। 5 गो पश्चिमी घाट में, 4 गो पूर्वी घाट में। ठीक है, आपको ये चीज आपको रखना है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में यहाँ पर देख रहे हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट किस दिशा में है?
पूरब की दिशा में है, आपको याद रखिएगा पूरब दिशा में है। यहाँ है मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ पड़ता है? तो केरल में। ये सब क्वेश्चन आप लगातार देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार देख रहे हैं। एक चीज आपको बता दें कि भारत एक प्राद्वीपीय देश है, क्योंकि जो चारों ओर पानी से घिरा हो, क्या हो? चारों ओर किससे घिरा हो? पानी से, और जो तीन ओर पानी से घिरा हो, तीन ओर पानी से घिरा हो, जो तीन ओर पानी से घिरा होगा, उसको बोलते हैं प्राद्वीपीय। क्या बोलते हैं? प्राद्वीपीय। जो चारों घुमा हो वो बोलते हैं द्वीपीय। यानी भारत कैसा देश है? भारत प्राद्वीपीय देश है। भारत कैसा देश है? प्राद्वीपीय देश है, आपको याद रखना है। क्लियर है? याद रखना है। ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पर है, जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीच में मध्य प्रदेश है, ठीक है। अभी कितना राज्य है? 28 राज्य है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2 जून 2014 को एक तेलंगाना राज्य बना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। चंद्रशेखर जो चंद्रशेखर जी थे, वो जो है तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 29 राज्य घंटा बन गया था, लेकिन अभी जो है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली एक साथ एक होने से अभी कितना हो गया है? तो 28 राज्य हो गया है। 29 आपको याद नहीं रखना है। कितना है? 28 राज्य अभी है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र थे। जम्मू कश्मीर चलिए देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर 250, देखिएगा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। तो आप कहां से बताइएगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं। 2 से 50 से देख रहे हैं, 2 से 50 से कम किस कलर का है? तो वही कलर आप यहाँ खोजिएगा। देखिए ये कलर आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग कितना है? ये वाला क्या है? ठीक है, चलिए ये क्या है? 250 से कम वाला है, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाला भाग देख रहे हैं। ये क्या है? 250 से कम वाला है। कोई भी राज्य का नाम आप लिख सकते हैं, 250 से कम वाला कोई भी। और ये बड़ा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं, बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं, बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं, बड़ा सा क्षेत्र ये जो है ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हैं, ये भी क्या है? 250 से कम वाला है, 250 से कम वाला है। तो किसी भी राज्य का नाम आप लिख सकते हैं जो आपसे वहां पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ये वही कह रहा था, राज्यों का नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। यानी कहता है विरल यानी कम जनसंख्या के लिए उत्तरदायी क्या है? तो एक तो सबसे पहला उत्तरदायी क्या है? उत्तरदायी में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको बता दें कि एक तो उत्तरदायी में विरल जनसंख्या जो है इसके लिए उत्तरदायी क्या है? इसके लिए उत्तरदायी है, आपको एक में याद रखेगा, पर्वतीय क्षेत्र उत्तरदायी है, ठीक है। उसे प्रतिकूल जलवायु यानी मानव के विपरीत जलवायु, मानव के जो जलवायु है उसको अनुकूल जलवायु बोलते हैं। प्रतिकूल क्या है? अनुकूल का पॉजिटिव वर्ड है, आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अनुकूल का पॉजिटिव होता है, देखिएगा, ठीक है। ये सब है। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति मीटर से भी कम है, और क्यों है? क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जलवायु प्रतिकूल जलवायु है, हमारे अनुकूल जलवायु नहीं हम फसल कर सकते हैं, न कृषि कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं सही से रोजगार मिल सकता है, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? ये हमारे प्रवास के भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। अब देखिएगा यहाँ पर
यहाँ देखिएगा कि असम का अधिकतर प्रादुपीय राज्य जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे फटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछले एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। क्या क्या जनसंख्या कम होने के कारण है वो सारा चीज दे दिया गया है। एक तो पहला दे दिया क्या है, ये प्रादुपीय राज्य है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, कटे फटे भाग है, ठीक है, पथरीले भूभाग है, ठीक है, उसका कम वर्षा भी होता है इन क्षेत्रों में, छिछली एवं कम उपजाऊ वाली मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी का भी मतलब की गुणवत्ता पूर्ण मिट्टी नहीं है, सारा जो है जनसंख्या को प्रभावित करता है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। देखिए सबसे बड़ा ज्यादा कहाँ है, उत्तरी गंगा का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा जनसंख्या यही निवास करता है। कोई पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तरी मैदान में ही है, आपको याद रखना है। केरल में जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है, केरल में जनसंख्या है 1084 के आसपास में इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम लेते हैं। 3 राज्य में एक तो आपको वही हो गया जनसंख्या में देखे हैं, पहला सबसे ज्यादा ये बिहार हो गया, दूसरा में पश्चिम बंगाल हो गया और तीसरा में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, मतलब जनसंख्या में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, परिवर्तनशील होते रहता है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रिया द्वारा होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इधर आइए, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हाँ यहाँ आइए, इसको नोट डाउन कर लेना है कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो परिवर्तन किन किन माध्यमों से आता है वो चीज देखना है। या तो जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, या तो मृत्यु होगा तो जनसंख्या घट जाएगा, या व्यक्ति एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में चला जाएगा तो भी जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद है कि आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण से होता है। अब देखिएगा जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, यानी जनगणना कितने वर्षों होता है तो 10 वर्षों पर होता है। लेकिन याद रखिएगा 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है। अंतिम जनगणना कब 2011 में हुआ था। अब वर्तमान 2026 में कहीं जनगणना हो तो हो, ठीक है। विधवती, किसी देश या राज्य की निवासियों की संख्या में परिवर्तन इस प्रकार से परिवर्तन के 2 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि, यानी जो पॉजिटिव कह सकते हैं। दूसरा प्रति वर्ष में होने वाले प्रतिशत के परिवर्तन के द्वारा जो सापेक्ष यानी अनुकूल वृद्धि होता है, उसके बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। पहले की जनसंख्या यानी 2001 जनगणना 2011 से पहले कब हुआ था, 2001 में हुआ था, के बाद की आबादी, ठीक है, बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इससे प्राप्त किया जाता है उसे निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 2001 में अगर जनसंख्या मेरा 25 था, ठीक है, और वर्तमान 2011 में कितना हो गया, 40 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। तो यही 15 क्या कहलाता है, निरपेक्ष वृद्धि दर, यही कहलाता है। 15 क्या हो गया, निरपेक्ष वृद्धि दर, यही कहलाता है। आपके याद रखना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका अध्ययन प्रति वर्ष क्या होता है, प्रति वर्ष में किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष जनसंख्या का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो आपको यही में याद रखना है कि आपको जो है, ठीक है, बिहार के बारे में याद रखना है, बिहार, और आप यूपी के बारे में जानना है, और महाराष्ट्र। 3 ऐसा राज्य है जहां पर एक पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये पूरे जो है आंध्र प्रदेश आधा से अधिक आबादी इन 5 राज्यों में ही रहता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं।
ये वृद्धि दर है, ठीक है। देखिए 2011 में हमको ये याद रखना है, देखिए 2001 में कितना था 21.54, 2011 में कितना है 17.64। ये आपका जो है वृद्धि दर है, आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए जनसंख्या लाख और वितरण, ये कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ा है वो आपको दिखाया जा रहा है कि 2001 में जो जनसंख्या था कितना था 1028, ठीक है 1028, ठीक है। और 2011 में क्या है 121, ठीक है 121। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या कितना चला गया है, तो वर्तमान में 147 के करीब में 147 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या चला गया है। 2025 में हम लोग पढ़े थे 142.86 पढ़े थे, ठीक है 86 पढ़े थे। लेकिन अभी वर्तमान डाटा देखने से 147 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष में कुल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति वृद्धि हो जाना। 2% वृद्धि हो रही है, 100 का वृद्धि हो रहा है, 2 को वृद्धि हो रहा है, वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में कितना था 3610 लाख, ठीक है 2011 में 121 लाख। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 121 लाख है, 1951 में 36 लाख था। देख लीजिएगा जो डाटा दिया हुआ है, इधर डाटा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए कुल जनसंख्या है, लाख में है, 1 दशक में वृद्धि जनसंख्या है और वार्षिक वृद्धि दर ये दिया हुआ है। आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ष 2011 याद रखिएगा 121 लाख जनसंख्या, ठीक है वृद्धि दर कितना है 181.84। 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि कितना है 181.4% इसका वृद्धि दर है, चाहे 181 लाख.4। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दशकीय वृद्धि दर कितना है, वार्षिक दर वृद्धि दर कितना है 1.64%। ये आपको याद रखना है। हालांकि आप याद कर सकते हैं, इससे पहले भी डाटा याद कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा तो हर हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में 1 2 3 4 से ही प्रश्न बनेंगे, ठीक। हाँ एक चीज आप क्या कर सकते हैं कि इससे पूर्व 2001 में आप ये याद रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं 2001 में आप ये याद, 2001 में 1.97 था और 1.64 है, ठीक है। यही दिया हुआ है 1951 से 1981 तक जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। 1951 से 1900, ये आपको स्टेटमेंट में पूछ देगा क्या 1951 से 1981 तक जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही थी, बात सही है गलत है, तो बात सही है। यह जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 में 36 लाख से 1951 से 6 लाख अधिक 68 लाख 30,000 जनसंख्या क्या हुआ बढ़ गया, ठीक है ये आपको याद रखना है, ठीक है। किंतु 1981 से वृद्धि तो धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब जनसंख्या कम होने लगा, 1981 से कम होने लगा। इसी दौरान जन्म दर में तेजी से कमी होने लगी। फिर भी देखिएगा, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। यानी 1990 में कितना वृद्धि हुआ था 18.2 लाख की वृद्धि हुआ, क्या हुआ वृद्धि हुआ, ये आपको याद रखना है। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि दर से पहले कभी नहीं हुई थी, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था 1820 लाख हुआ था, 1820 लाख वृद्धि हुआ था। इससे पहले इतनी जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि कभी नहीं हुआ था, ठीक है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक आबादी है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब तक इसमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ से जनसंख्या न्यूनतम दर देखिएगा, जब 10 करोड़ से जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है
तब यह जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण के निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जनसंख्या पर्याप्त हो चुका है। जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है। वृद्धि दर में कमी, जन्म दर नियंत्रण के लिए ठीक है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सफलता का प्रतिशत करता है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि जारी है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी 2023 की बात कर रहा है। अभी भारत सबसे जनसंख्या वाला देश बन चुका है। क्या हो गया है? बन चुका है। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अगर पूछेगा कितना है तो दो डाटा आपको याद रखना है। 142.6 करोड़ याद रखना है। ठीक है। अब वर्तमान 2026 का बात करेंगे। वर्तमान 2026 का बात करेंगे। ठीक है। तो 147 करोड़ के जनसंख्या के आसपास में यह पहुंच चुका है। आपको याद रखना है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य 3 प्रक्रिया जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 1 में जन्म दर, 2 में मृत्यु दर और 3 में प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होता है जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। यानी जन्म दर, अगर जैसे में मान लीजिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि जन्म देना मृत्यु देना ईश्वर के हाथ में है। जितना जन्म लिया, मान लीजिए 100 बच्चा जन्म लिया, इसमें से 40 को मर गया, कितना बचा? 60 मेरा क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर है। ये आपका उदाहरण था, एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये आपका एग्जाम्पल था, ये डाटा नहीं है। क्लियर है? तो ये बात आपको कह रहा है। यह वृद्धि एक प्रमुख का घटक है, क्योंकि भारत हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर से ही अधिक रहा है। अच्छा, ये क्या रहा है? भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। हमेशा मृत्यु दर कम रहा है, जन्म दर अधिक रहा है। ये क्या है? कम रहा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये अधिक रहा, क्या? हमेशा। तब तो जनसंख्या इतना बढ़ गया है। चलिए, तब तो जनसंख्या इतना बढ़ गया है। चलिए, अब देखिएगा इसको, यहां देखिएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले, यानी जनसंख्या अनुपात जो निकालेंगे, ठीक है, जन्म दर या मृत्यु दर निकालेंगे। जन्म दर हो या मृत्यु दर हो, कितना ज्ञात करते हैं? तो 1000 पर ज्ञात करते हैं। कितना ज्ञात करते हैं? 1000 पर ज्ञात करते हैं। यही बात आपको पता रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर में मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आना शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी काफी गिरावट आई है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि दर तीसरा घटक है। जनसंख्या वृद्धि दर का तीसरा घटक है प्रवास। लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा इलाज के लिए जहां मानव को सुविधाजनक मिलता है स्थान, उसी स्थान पर रहना मानव पसंद करता है। जहां पे इन सारे चीज का अभाव है, मानव यहाँ से छोड़ के जहां उसको पूरा सुख सुविधा मिलेगा वहां जाके मानव बस जाता है। बस यही ये कह रहा है। ठीक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे देश के भीतर, या एक देश से छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे तो भी हो सकता है प्रवास। इससे भी प्रभाव पड़ता है। आंतरिक प्रयास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या
ये वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों के परिवर्तित करने का प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिएगा भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण मतलब किसी चीज को देखकर आकर्षित हो जाना, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है, या मतलब कि क्या कहते हैं जनसंख्या का घनत्व कम होना, ये क्या है मानव के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है, यानी अगर अपकर्षण है, एक ये तो हो गया, ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है कि ग्रामीण में गरीबों की संख्या ज्यादा है, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, जो प्रतिकूल अवस्था है। इसीलिए आदमी गांव छोड़ के कहाँ जाते हैं, नगर में जाकर, जो अभिकर्षण का कारक बनता है। ठीक है, देखिए अपकर्षक बोल ले, अपकर्षक या प्रतिकर्षक कारक, प्रतिकर्षक ये भी हो सकता है, अपकर्षक या प्रतिकर्षक हो सकता है। जिस चीज से हम लोग आगे जाएंगे अपकर्षक, जहां से दूर जाएंगे वो अपकर्षक। यहाँ क्या दे दिया है, अपकर्षण, यानी ये निगेटिव में है, इसको तो हम गलत बोल दिए थे, इसको क्या है निगेटिव में है, और ये अभिकर्षण ये क्या है पॉजिटिव में है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखिएगा आगे। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है, केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों के जनसंख्या के नियमित वृद्धि दर हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या, 1951 की बात कर रहा है, 1951 की बात कर रहा है, देखिएगा 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, कब थी 1951 में, लेकिन वर्तमान में नगरीय जनसंख्या कितना है 3188, यानी नगरीय जनसंख्या कितना है 31.8। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा इसमें देखिए 100 में से घटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 68.2% क्या है ये ग्रामीण जनसंख्या है, 31.8 क्या है नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, क्या कहता है 2011 में से 2001 से 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर क्या हो गया 53 हो गया। 10 लाख जिसकी जनसंख्या होगा उसी को हम लोग नगर बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। ठीक है, जो तथा 2023 में यह क्या है कि कितना हो गया है 59 हो गया है। ठीक है, एक में कितना था, अब देखिएगा इसको याद कैसे रखिएगा, 2001 में नगरों की संख्या कितना था 35 था, 2011 में कितना हो गया 53 हो गया, 2023 में कितना हो गया तो 59 हो गया। कितना चाहिए 10 लाख जनसंख्या पर नगर बनाया जाता है, कितना पर 10 लाख संख्या पर, याद रखिएगा। देखिएगा किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी पूछेगा 5वां भाग है, मतलब किशोरों की संख्या यानी युवाओं की संख्या क्या भाग है भारत का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की, किशोर क्या कितना होता है 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं। भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, मतलब कि भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कोई है तो मानव ही है, क्योंकि मानव के पास विभिन्न प्रकार के टेक्निक और तकनीक दोनों होते हैं। ठीक है, किशोरों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है, यानी कहता है किशोरों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता वयस्क यानी बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों को होती है, क्योंकि उन्हें काफी वर्क करने पड़ते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कैलोरी होता है शहर वाले के लिए 2100 क्या कैलोरी की बात करेंगे, जिससे हमको क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होता है कैलोरी। ठीक है, तो शहरी के लिए कितना है, शहरी के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400, ये भी याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक्स का है लेकिन फिर भी हम बता दिए हैं, ये 2400 ये आपको याद रखना है। ठीक है, बताए। ठीक है, कुपोषण से
इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। बहुत सी किशोरों बालिका रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिका अपनी समस्या को प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार इसमें सुधार द्वारा उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ा सकती है। ये माना जाता है कि जब मानव साक्षर होंगे तो बहुत सारे कमी की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति स्वस्थ और कल्याण में सुधार किया जा सकता है। यानी जनसंख्या जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा आपको एक पैसा कमाना पड़ेगा। आपका नहीं कमाइएगा तो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, आर्थिक समस्या जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे पर्याप्त मात्रा में किसी को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिल पाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन के लिए छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये आपको ध्यान में रखना है। हम दो हमारे एक। ठीक है। तो हम दो हमारे एक का नारा ये याद रखना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में, भारत सरकार कब 1952 में, ठीक है, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, कौन नियोजन, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में। कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व, कौन पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयास का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 में 14 वर्ष से कम आयु वाला, कितना, 14 वर्ष से कम आयु के, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अब चलिएगा 2014 से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में क्या कहा गया वो देखिएगा। 14 वर्ष से कम का जो बालक है उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। 14 वर्ष से कम। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में से 30 कम करना है। मतलब कराए जो 30 मर रहे हैं शिशु, क्या है, 1000 जन्म लेता है 30 को मर जाता है, वो दर आपको कम करना है। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारी से बच्चे को छुटकारा दिलाने के लिए, लड़कियों की शादी के उम्र को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए परिवार नियोजन एक जन केंद्रित कार्यक्रम था। ठीक है। तो परिवार नियोजन में क्या क्या काम किया गया, लड़कियों को जो कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था उसके उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। या लड़कियों को जो, चाहे लड़कों में बीमारी जो होती थी उसके लिए विभिन्न प्रकार के टीका की व्यवस्था किया गया। जो 1032 बच्चे मर रहे थे उसकी संख्या में व्यापक कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये तो आपका यह है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कल इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, तो आपको याद है कि आप जो है अगला जो वीडियो आएगा आपका, इसका वन लाइनर आएगा, उसके बाद MCQ। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, किसी को शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हमें कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें काफ़ी ये NCERT मतलब कि क्लास आपको उनको बेनिफिट करेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।